नमस्कार बच्चों। भूगोल के पार्ट फर्स्ट मानव भूगोल के सिद्धांतों में जो पहला अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, उसके पहले पार्ट में हमने मानव भूगोल से संबंधित जिसका अध्ययन हमने 11वीं क्लास में किया, शब्दावली को देखा, मानव भूगोल से संबंधित परिभाषाओं को देखा। परिभाषाओं में महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने कौन कौन सी देखी थी? सबसे पहली परिभाषा हमने देखी थी फ्रेडरिक रेटजेल की। फ्रेडरिक रेटजेल के बाद में जो अगली हमने परिभाषा देखी थी, संश्लेषित परिभाषा थी, वो रेटजेल की शिष्या जिसका संबंध अमेरिका से था, उसकी परिभाषा थी एलन सैम्पल। उसने मानव को क्या माना? चंचल, कि लगातार वो प्रकृति के साथ क्या करता रहेगा? प्रतिक्रिया। यानी मानव जो है कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, वो हमेशा क्रियाशील रहेगा। यानी वो प्रकृति के साथ क्या करता रहेगा? अनुक्रिया। एलन सैम्पल के बाद हमने परिभाषा देखी अगली किसकी? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडोल डी लाप्लास। विडोल डी लाप्लास जो है उसने एक नई विचारधारा दी जिसको हमने देखा था, उस विचारधारा का नाम क्या था? संभववादी विचारधारा। उन्होंने कहा कि प्रकृति को नियंत्रित करने वाले कुछ भौतिक क्या है? नियम, और प्रकृति पर निवास करने वाले जीव जो है उनके बीच पारस्परिक संबंधों का जो परिवर्तनशील है, अधिक परिवर्तनशील, अधिक संश्लेषित जो नॉलेज है वो किसमें शामिल करेंगे? मानव भूगोल में शामिल करेंगे। तो पहले वाले वीडियो के आधार पर हम अगला वीडियो चालू करते हैं, पार्ट 2, मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। भौगोलिक विचारधाराओं या भूगोलवेताओं के विचारों को देखकर जानकर हमने प्राचीन भौगोलिक विचारधाराओं के ऊपर आज चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में यह भौगोलिक विचारधाराएं जो है वो 3 प्रकार की हैं: वर्तमान विचारधारा और आदिकालीन विचारधारा। जैसे ही मानव का उद्भव हुआ, प्रकृति का उद्भव हुआ, मानव और प्रकृति के बीच हमेशा ही क्या हुई है? प्रतिक्रिया, अनुक्रिया हुई है। मानव और प्रकृति की इस अनुक्रिया को देखकर मनुष्य के दिमाग में अलग अलग क्या है? विचार। शुरुआत में मानव को इतना नॉलेज नहीं था, उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं था, तो उसने सर्वे सर्वा किसको मान लिया? प्रकृति को। और कहा प्रकृति है वो एक देव स्वरूप है, यानी वो जो चाहेगी वो ही होगा, यानी मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। यानी मनुष्य की नियति में यही लिखा है कि वो प्रकृति का दास बन के जीवित रहे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का क्या हुआ? विकास। मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझना क्या कर दिया? चालू। और जैसे उसने प्रकृति की घटनाओं को समझना चालू किया कि ये क्यों होता है, किस आधार पर ये घटनाएं होती हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इन सभी बातों का जब नॉलेज व्यक्ति को हुआ तो उसने प्रकृति को अपने अनुसार ढालना प्रारंभ कर दिया। यानी पहला दौर वो दौर था जब मनुष्य किसके अनुसार ढल गया? प्रकृति के अनुसार। बीच का दौर ऐसा आया कि मनुष्य ने प्रकृति को ढाल लिया अपने अनुसार। तो 2 अभिधारणाएं हो गई। और तीसरी जो मॉडर्न अभिधारणा है उसको अपन देखेंगे अभी, कि मानव ना तो पूरी तरह से आश्रित है और ना ही पूरी तरह से स्वतंत्र है। प्रकृति और मानव का जो संबंध है वो कैसा है? अटूट है। उसको पृथक करके देखना उचित नहीं है। तो इसी आधार पर 3 विचारधाराएं अपन यहाँ पर थोड़ा सरसरी नजर से देख लेते हैं, जिनका हमने 11वीं क्लास में भी अध्ययन किया है। भौगोलिक विचारधाराएं कितनी है? 3 है। सबसे पहले अपन देखें निश्चयवाद, नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद। शब्द से ही पता चल रहा है नियतिवाद, यानी यहाँ मनुष्य अपनी नियति का क्या बना हुआ है? गुलाम। यानी अपने आप को प्रकृति का क्या मानता है? गुलाम। यानी अपने आप को सेवक मानता है। किसका? प्रकृति का। यानी किसकी आज्ञा का पालन करेगा? प्रकृति की आज्ञा का पालन करेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं एक विचारधारा जो प्रारंभिक विचारधारा है, निश्चयवाद, नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद। यानी पर्यावरण हमको जैसा रखेगा हमें वैसा ही रहना पड़ेगा, हमारी नियति में जो लिखा है वो ही होगा। और ये सारी की सारी घटनाएं निश्चित हैं, प्रकृति स्वयं करती है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ये सारे आदिम विचारधाराएं इस विचारधारा के अंतर्गत शामिल। आप एक बात बताना, यहाँ पर हमारे बुक में एक बहुत बढ़िया बिंदु है और शायद हो सकता है अभ्यास प्रश्न भी हो।
कि मनुष्य का पहले क्या हुआ है, प्राकृतिकरण। फिर बाद में जैसे जैसे मनुष्य ने प्रकृति को समझना चालू किया, प्रकृति का क्या हुआ, मानवीकरण। कहने का मतलब पहले मनुष्य अपने आप को ढालता है किसके अनुसार, प्रकृति के अनुसार। फिर मनुष्य जो है छेड़छाड़ करता है तो वो प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है। तो यहाँ पर मैंने 2 बिंदु लिखे हैं, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे कि ये जो विचारधारा ये मानती है कि मानव का क्या हुआ है, बताओ, प्राकृतिकरण हुआ है। यानी मनुष्य ने अपने आप को हवाले कर दिया किसके, प्रकृति। जैसे हमने आदिम जनजातियां पढ़ी है, आदिम जनजातियों का रहन सहन किसके अनुसार है, प्रकृति के अनुसार है। तो उन्होंने अपने आप को प्रकृति के हवाले कर दिया, यानी मानव का क्या हो गया, प्राकृतिकरण हो गया। जबकि संभववाद में मनुष्य का बौद्धिक क्या हो चुका है, विकास। उसने प्रकृति को समझना क्या कर दिया, चालू। तो उसने अपने अनुसार किसको ढालना चालू कर दिया, प्रकृति को। तो यहाँ प्रकृति बदल गई है, बोलो किसके अनुसार हो गई है, मनो के अनुसार हो गई है। तो यहाँ पर एक शब्दावली अपने को देखने को मिलेगी कि यहाँ प्रकृति का क्या हुआ है, मानव का। थोड़ा समझना, पहले मानव का क्या हुआ है, प्राकृतिक। जैसे हमारा जन्म होता है हम पूरी तरह से आश्रित होते हैं, बोलो किस पर, हमारे माता पिता पर। लेकिन जैसे हमारा बौद्धिक क्या हो जाता है, विकास, हम अपने आप को उनसे पृथक समझना चालू कर देते हैं, उनसे श्रेष्ठ समझना चालू कर देते हैं। तो कहने का मतलब पहले मानव का प्राकृतिकरण हुआ, उसके बाद प्रकृति का क्या हुआ, मानवीकरण। और ये तीसरी तो नई अभिधारणा है जो वर्तमान में चालू है, वो सबसे ज्यादा कारगर क्या है, अभिधारणा है, परिकल्पना है। तो सबसे पहले अपन इन 2 की बातें कर लेते हैं, या तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। नव नियतिवाद, यानी नियति पे मत टिको, नया विचार है, नव नियतिवाद, नव निश्चयवाद और रुको और जाओ अभिधारणा। इसको ऐसा समझो आप कि वर्तमान में जब अपन नगरों की ट्रैफिक व्यवस्था देखते हैं तो उसमें लाइट होती है कितनी, 3, रेड, येलो, ग्रीन। तो रेड लाइट क्या कहती है, रुको। येलो लाइट क्या कहती है, तैयार हो जाओ। और ग्रीन लाइट क्या कहती है, जाओ। तो हमें प्रकृति भी क्या प्रदान करती है, अवसर। प्रकृति भी हमें इसी तरह से नियोजन प्रदान करती है, अवसर प्रदान करती है। इसको अपन इसके अंदर देखेंगे। तो पहले अवधारणा निश्चयवाद है, दूसरी कौन सी है, संभववाद है, तीसरी कौन सी है, नव नियतिवाद, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ परिकल्पना या अभिधारणा। सबसे पहले यहाँ देखो, निश्चयवाद में प्रभावी कौन है, बताओ, प्रकृति। शुरुआत में प्रभावी कौन है, प्रकृति। आप बताइए, संभववाद में प्रभावी कौन है, मानव। नवनियतिवाद क्या कहती है, नई अभिधारणा है, वो कहती है ना तो प्रकृति प्रधान है और ना ही मनुष्य प्रधान है। अगर इन दोनों में अच्छा क्या होगा, तालमेल, तो वो संबंध सबसे ज्यादा क्या है, उत्तम है। तो इसका मतलब ये नया विचार है। अपन यूं मान सकते हैं कि निश्चयवाद और संभववाद का योग है, बोलो कौन सा, नव निश्चयवाद। यानी यहाँ पर मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है और न ही प्रकृति का स्वामी है, दोनों का तालमेल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। तो पहला बिंदु समझ गए कि निश्चयवाद में प्रभावी कौन है, प्रकृति। संभववाद में प्रभावी कौन है, मानव। और नवनियतिवाद में प्रभावी कौन है, दोनों के बीच का सामंजस्य। अगर यहाँ पर अपन देखें, बोलो यहाँ पर मनुष्य को प्रकृति की सबसे ज्यादा क्या है, आवश्यकता है। यानी प्रकृति के बगैर वो जिंदा नहीं है। तो इसका मतलब मानव को नितांत क्या है, आवश्यकता की स्थिति है। यहाँ पर मनुष्य के नितांत आवश्यकता की स्थिति है। अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दें कि वर्तमान में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी, तो मनुष्य ने खुद ऑक्सीजन बनाना क्या कर दिया, चालू। इसका मतलब पूरी तरह से वो प्रकृति पे अपने आप को क्या नहीं मानता है, आश्रित नहीं मानता है। यानी अपने आप को प्रकृति से क्या समझने लगा है, स्वतंत्र है। यानी अपने मूल उत्पत्ति के खिलाफ ही हो गया है। यानी वो अपने जमीनी स्वरूप का की क्या करने लगा है, बताओ, अवहेलना। तो ये दोनों ऐसे विचारधारा, बताओ। यहाँ मनुष्य नितांत आवश्यकता की स्थिति में, यानी उसको प्रकृति की आवश्यकता है और नितांत है। जबकि यहाँ मनुष्य अपने आप को प्रकृति से थोड़ा विमुख करने लग जाता है बौद्धिक विकास के कारण। तो यहाँ मनुष्य के नितांत कौन सी स्थिति आ जाती है, स्वतंत्र। जबकि ये कौन सा मार्ग है, मध्य मार्ग। मध्य मार्ग समझते हो, ये नवीन विचारधारा है जो क्या मानती है कि ना तो मनुष्य नितांत आवश्यकता की स्थिति में है और ना ही मनुष्य नितांत स्वतंत्रता की स्थिति में है, जबकि दोनों के मध्य मार्गी अवस्था में है। यानी
मनुष्य को हमेशा ही प्रकृति की क्या रहेगी, आवश्यकता। मनुष्य का विकास तभी होगा जब वो प्रकृति के साथ जुड़ा रहेगा। मनुष्य को प्रकृति केवल क्या प्रदान करती है, अवसर, और उन्हीं अवसरों का वो फायदा उठाकर अपना क्या करता है, विकास। तो ये मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पहली जो विचारधारा है निश्चयवाद, बताइए वो मानव जो है वो अपने आप को प्रकृति का क्या मानता है, बताओ, दास। वो कहता है जैसा प्रकृति चाहेगी वैसा ही होगा। जबकि दूसरी विचारधारा में मनुष्य अपने आप को सर्वे सर्वा समझ बैठा, यानी मानव प्रकृति का क्या बन गया, स्वामी। जबकि तीसरी जो अभिधारणा है वो क्या कहती है, ना तो मनुष्य प्रकृति का दास है और ना ही मनुष्य प्रकृति का स्वामी है। मध्य मार्ग है, यानी दोनों का तालमेल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी प्रकृति मनुष्य को क्या करती है, अवसर देती है, और उन्हीं अवसरों का फायदा उठाकर मनुष्य अपना विकास करता है। इसको एक और नाम भी दिया, रुको और जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य का विकास तभी संभव है जब वो प्रकृति के नियमों को समझेगा, जब वो प्राकृतिक संसाधनों को समझेगा, प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा को समझेगा। ना तो वो प्रकृति का पूरी तरह से शोषण करे और ना ही प्रकृति पर हावी हो, यानी एक बीच का सा रास्ता मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम क्या है, मार्ग है। अगला जो सवाल है यहाँ से बन सकता है, हालांकि ये सवाल जो है जीके लेवल की जा रहा है, हमारे सिलेबस में इतना कोई मायने नहीं रखेगा। यहाँ से बताइए निश्चयवादी विचारधारा के जो जनक है वो कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। तो ऐसा सवाल बन सकता है, कोई नियतिवादी विचारधारा के दो समर्थकों के नाम बताओ। तो गुरु और शिष्य दोनों के नाम याद रखेंगे, बोलो, फ्रेडरिक रेटजेल और एलन सैम्पल। बता सकते हैं फ्रेडरिक रेटजेल का संबंध किससे था, जर्मन भूगोल में था, जबकि सैम्पल जो थी वो बोलो अमेरिकन भूगोल में था। वो कौन थी, अमेरिकन भूगोल वेता। इसी तरह से संभववाद के जनक कौन है, बोलो, याद रखना संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है, विडोल डी लाप्लास। और विडोल डी लाप्लास का संबंध किससे था, बोलो, फ्रांस से, यानी ये फ्रांसीसी क्या थे, भूगोल वेता। ऐसा सवाल बन सकता है, कोई संभववादी विचारधारा के समर्थकों के दो नाम बताओ। तो जीन ब्रून्स, इसका संबंध भी किससे है, बोलो, फ्रांस से। और अल्बर्ट डिमांजिया, इसका संबंध भी किससे है, फ्रांस। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने किसकी नींव डाली, बताओ, संभववाद। तो संभववाद विपरीत है किसके, बताओ, निश्चयवाद। और दोनों का मिला जुला जो तालमेल है वो क्या है, बताओ, नव नियतिवाद, नव निश्चयवाद, या रुको और जाओ अभिधारणा। इसका जो जनक है या इसका जो श्रेय है वो किसको जाएगा, बोलो, ग्रिफिथ टेलर। इसका मतलब सर्वोत्तम परिकल्पना, अभिधारणा या सर्वोत्तम विचारधारा है वो किसकी है, ग्रिफिथ टेलर की है, जो मध्य मार्ग का क्या करती है, अनुसरण। कि प्रकृति जो है और मानव जो है वो एक दूसरे पर हावी नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों का जो संबंध है वो एक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो अभी तक थोड़ा सा एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं स्पीड में। कि नियतिवाद कहती है सब कुछ कौन है, प्रकृति है। संभववाद कहती है प्रकृति के ऊपर किसका आधिपत्य हो गया, मानव का। और नवनियतिवाद ये कहती है कि दोनों के बीच तालमेल है वो सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने देखा यहाँ पर तीन विचारधाराएं, पहली कौन सी थी, नियतिवाद, दूसरी कौन सी थी, संभववाद, और तीसरी कौन सी है, नवनियतिवाद, रुको और जाओ परिकल्पना। बताओ नियतिवाद के जनक कौन, रेटजेल। संभववादी विचारधारा के जनक कौन है, विडोल डी लाप्लास। नवनियतिवाद विचारधारा के समर्थक या जनक किसको मानते हैं, ग्रिफिथ टेलर। तो अगर मैं पूछूं आपकी नज़र में सर्वोत्तम अभिधारणा या विचारधारा कौन सी है, तो आप कहेंगे कि सर्वाधिक सार्थक वर्तमान में अगर कोई परिकल्पना है जिसको लगभग सभी भूगोलवेता मान्यता देते हैं, वो है ग्रिफिथ टेलर की अभिधारणा, रुको और जाओ। यानी मनुष्य का विकास तभी संभव है जब वो प्रकृति के भौतिक नियमों का क्या करेगा, अनुसरण। और जब वो प्रकृति के भौतिक नियमों का अनुसरण करके अपना विकास करेगा, वो ही सबसे उत्तम मार्ग है। तो अभी तक हमने देखा भूगोल की प्राचीन अभिधारणाएं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, बताओ, निश्चयवाद, जो क्या कहते हैं, प्रकृति ही क्या है, सर्वे सर्वा।
उसके बाद हमने संभववाद के ऊपर चर्चा की, जो ये बताती है कि मनुष्य प्रकृति के ऊपर क्या हो चुका है, हावी हो चुका है। और तीसरी जो मध्य मार्गी अभिधारणा है जो ग्रिफिथ टेलर की है, नवनिश्चयवाद, वो क्या कहती है कि ना तो प्रकृति और ना ही मनुष्य, बल्कि इन दोनों के बीच का जो संबंध है, इन दोनों के बीच का जो सामंजस्य है, वो सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। अब हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मनुष्य के उत्पत्ति के बाद या विकास के बाद, या ये कहें कि प्रकृति के निर्माण के बाद, या ये कहें पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो बदलाव आए, उसको भूगोल में कैसे देखा गया। तो सबसे पहले मानव जो है, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मानव का प्राकृतिकरण, और फिर जस्ट ऑपोजिट प्रकृति का क्या है, मानवीकरण। दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, हमारा एक क्वेश्चन भी है अभ्यास प्रश्नों में से, इसको समझें और इसको हूबहू लिखने का प्रयास करें, थ्योरी बनाने का। तो पहले अपन चर्चा करते हैं इसके आधे पार्ट पर, बोलो मानव का प्राकृतिकरण। इसके ऊपर एक कहानी भी दी हुई है अपनी पाठ्य पुस्तक में, बेंदा से संबंधित एक कहानी दी हुई है। इस प्रकार वो आदि मानव अपने आप को जंगलों के अनुसार ढाल लेता है और वहीं अपना जीवन यापन करता है। बाहरी संस्कृति और बाहरी प्रवेश वो अपनी संस्कृति के विनाश के रूप में उसको देखता है। तो बेंदा वाली कहानी आप अपने पाठ्य पुस्तक से देख लें। हमें सबसे पहले ये समझना है कि मानव का प्राकृतिकरण कैसे हुआ, यानी मनुष्य ने अपने आप को हवाले कर दिया किसके, प्रकृति के। तो ये अपन जानते हैं कि हमारी उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, हमारी उत्पत्ति किससे हुई है भाई, बंदरों से हुई है। तो हमारा पूर्वज जो है वो क्या है, बंदर है। धीरे धीरे मानव का बौद्धिक क्या हुआ, विकास। तो अपन मानव को ले लें, एक आदिकालीन मानव को ले लें, और उस आदिकालीन मानव के विकास के साथ साथ अपन अगर देखें, बोलो किसको, भौतिक पर्यावरण को, यानी उस आदि मानव ने महसूस क्या किया, भौतिक पर्यावरण को महसूस किया, पेड़ पौधों को महसूस किया, और पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त किया। नदियों से, महासागरों से, वर्षा से, यहाँ तक कि बिजली के कड़कने से भी मनुष्य के अंदर डर की प्रवृत्ति पैदा हुई। और जब मनुष्य के अंदर यानी भौतिक पर्यावरण को देखकर मनुष्य के अंदर डर की प्रवृत्ति पैदा हुई, तो उसने अपने आप को क्या किया, बोलो, क्योंकि प्रकृति के तो अपने भौतिक क्या होते हैं, नियम, और प्रकृति उन्हीं भौतिक नियमों के अनुसार चलती है। इन्हीं भौतिक नियमों को देखकर आदिकालीन मनुष्य ने क्या किया, अपने आप को अनुकूलित करने के लिए मानव द्वारा अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया। यानी ये कहे, जैसे हमने बहुत सारे आदिम जनजातियाँ पढ़ी, एस्किमोज, बुशमैन, तो आपने देखी कितना ठंड वाला इलाका, आर्कटिक प्रदेश, और वहाँ जो एस्किमो है वो किस तरह से अपना बर्फ का घर बनाकर, जिसको इग्लू कहते हैं, तो वहाँ निवास करते हैं। तो उन्होंने प्रकृति के अनुरूप अपने आप को क्या कर लिया, ढाल लिया। तो अपन यहाँ देखें कि आदिकालीन जो मानव है उसने प्रकृति की क्या देखी, क्रियाकलाप देखी, प्रकृति की एक्टिविटी देखी, और उन प्रकृति की एक्टिविटी को देखकर मानव द्वारा अपने आप को प्रकृति के अनुकूलित कर लिया। यानी जो कुछ करेगी वो कौन करेगी, प्रकृति, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। यानी मानव केवल भाग्य के ऊपर आश्रित रह गया और अपने आप को अनुकूलित कर लिया, अपना जीवन यापन करने के लिए वो प्रकृति से जुड़ गया। तो अपन ये मान लें कि मानव द्वारा अपने आप को प्रकृति के अनुरूप, प्राचीन कालीन मानव की बात करें, कर लेना। आदिम जनजाति जैसे एस्किमो है, बुशमैन है, मानव ने अपने आप को प्रकृति के अधीन कर दिया, यानी सर्वे सर्वा किसको मान लिया उसने, प्रकृति को। तो अपन ये मान लें कि मनुष्य का हथियार डालना, यानी प्रकृति को सर्वे सर्वा मानना। तो प्रकृति को किसके रूप में मान लिया, मानव ने, और स्वामी के रूप में, और उसकी पूजा करने लगा, देवतुल्य मान लिया। तो प्राकृतिक ग्रंथों में हम देखते हैं अग्निदेव की पूजा करते हैं, वायुदेव की पूजा करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति की क्या करते हैं, पूजा। तो यहाँ तक मनुष्य की बौद्धिक विकास का स्तर क्या था, कम। तो उसने प्रकृति को क्या मान लिया, देवतुल्य, यानी स्वामी मान लिया, और अपने आप को प्रकृति के हवाले कर दिया। तो अपन ये कहें कि प्रकृति को ही स्वामी या देवतुल्य मान लिया गया, यानी मानव का पूरी तरह से प्रकृति में क्या हो गया, विलय। यानी ये कहें मानव का क्या हो गया, प्राकृतिक
मानव का प्राकृतिकरण हुआ, यानी यहाँ पर मनुष्य प्रकृति का क्या बन गया बताओ, दास। इसके ऊपर बेंदा वाली कहानी अपन पढ़ सकते हैं कि किस तरह से आदिकालीन मानव में बौद्धिक विकास का स्तर कम था, तो उसने प्रकृति को समझना चालू किया और प्रकृति को स्वामी या देव तुल्य मानकर उसी के अनुरूप अपनी एक्टिविटी या क्रियाकलापों को चालू कर दिया। और मनुष्य का प्रकृति के अपने आप को हवाले कर देना अपन किसमें शामिल करेंगे बोलो, मानव के प्राकृतिकरण में शामिल करेंगे। और ऐसी एक विचारधारा थी, याद करो शुरुआत में हमने पढ़ी थी कि जहाँ प्रकृति प्रबल है मनुष्य प्रबल नहीं है, मनुष्य प्रकृति का क्या है, दास। तो वो एक अभिधारणा हमने पढ़ी थी, बोलो कौन सी है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो शायद पर्यावरणीय निश्चयवाद में हमने एक शब्द लिखा था, याद करो, उसका वर्णन यहाँ आ गया कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में मानव का क्या हुआ बताओ, प्राकृतिकरण, यानी मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के हवाले कर दिया। तो यहाँ से एक अभिधारणा का जन्म हो गया, पर्यावरणीय निश्चयवाद। अगर अपन थोड़ा सा आगे सोचे और थोड़ा सा आगे सोच समझकर अपन देखें कि जैसे जैसे समय बीतता गया और समय के अनुसार बताइए मनुष्य के बौद्धिक स्तर है वो बढ़ा, यानी मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ। तो उस बौद्धिक विकास के होने से उस मानव ने, यानी अपन ये कह दें आधुनिक मानव ने, यूँ मान के चले आधुनिक मानव ने बोलो सबसे पहले किसको समझना चालू किया, प्रकृति के भौतिक नियमों कि वास्तव में प्रकृति के भौतिक नियम क्या है, प्रकृति किस तरह से घूमती है, दिन रात कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, जलवायु परिवर्तन कैसे होते हैं। यानी सबसे पहले उसने किसको जानना चालू किया बताओ, प्रकृति के भौतिक नियमों को। और जब वो प्रकृति के भौतिक नियमों को समझ गया तो भौतिक नियमों के समझने के बाद उसने बताओ किसका विकास किया, प्रौद्योगिकी का विकास, यानी तकनीकी का क्या किया, विकास, जिसको भौतिक सुख सुविधाएं आजकल अपन कहते हैं। जैसे मान लीजिए उसको गर्मी लगी तो उसने प्रकृति से जाना कि गर्मी का इलाज क्या है, ठंडी ठंडी हवा से, तो उसने पंखे और कूलर का क्या किया, निर्माण। तो सबसे पहले उसने किसको जाना बोलो, प्रकृति को। उसको सर्दी लग रही है तो उसने कपड़े का क्या किया, निर्माण। उसको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, या ये कहीं तेज बारिश से बचना है, या ये कहीं प्राकृतिक आपदाओं से बचना है, तो कच्चे मकानों की बजाय उसने क्या बनाना चालू कर दिया, पक्के मकान। लेकिन ये सारी बातें उसने किसको समझकर चालू की, प्रकृति के भौतिक नियमों को। यानी सबसे पहले आज के वर्तमान मानव, समझदार मानव ने सबसे पहले अटैक किस पर किया, प्रकृति के भौतिक नियमों पर। हर घटना, जिसे आप कहते हैं कि हवा चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, इस तथ्य को सबसे पहले समझा किसने, मानव ने। ऊर्जा का प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, इस जानकारी को मानव ने समझा और उसके बाद व्याख्या की कि जलवायु में परिवर्तन कैसे होता है, मौसम में बदलाव कैसे होते हैं। तो पता है कि वर्तमान मनुष्य जो है, मानव जनित सांस्कृतिक वातावरण समझते हो कि मनुष्य द्वारा उत्पन्न जो भी चीज़ है ना वो किस में आएगी, मनुष्य की संस्कृति। मनुष्य द्वारा घर बनाए गए, गांव, शहर, या ये कहें बंदरगाह बनाई गई, ये नहरें निकाली गई, ये सारी की सारी मानव की कौन से वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण। तो मनुष्य जनित जो सांस्कृतिक वातावरण है उसमें मानव का क्या हुआ बताओ, धीरे धीरे बौद्धिक विकास हुआ। और जब मानव का बौद्धिक विकास हुआ तो उसने सबसे पहले प्रकृति के भौतिक नियमों को समझना चालू किया। और जब मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति के भौतिक नियमों को समझ गया तो उसने बोलो किसका विकास किया, प्रौद्योगिकी का विकास किया, कंप्यूटर का विकास किया, सेलफोन का विकास किया और बड़ी बड़ी मशीनों का विकास किया, तकनीकी का विकास किया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है मानव विकास के लिए, प्रौद्योगिकी या तकनीकी, या ये कहें भूगोल की जानकारी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, प्रौद्योगिकी या तकनीकी। जैसे उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी की संरचना का अध्ययन किया, तो सारी बातें जो है वो वर्तमान मनुष्य के बौद्धिक विकास के कारण हुई। तो कैसे हुआ, देखो ये सब समझना है कि कैसे हुआ प्रकृति का मानवीकरण। तो आप यूँ समझिए, पहले मानव ने अपने आप को किसको सौंप दिया, मनुष्य को। अब यहाँ पर प्रकृति यूँ मान ले अपन, प्रकृति किसको सौंप रही है, मानव को। तो यहाँ सर्वे सर्वा कौन है, प्रकृति, और यहाँ सर्वे सर्वा कौन होगा, मानव। तो वापस एक बार देख लेते हैं कि मानव के बौद्धिक विकास से मानव ने प्रकृति के भौतिक नियमों को समझना चालू कर दिया और भौतिक नियमों को समझकर
उसने प्रौद्योगिकी का क्या किया? विकास। तकनीकी संसाधनों का क्या किया? विकास। अब उसके पास हथियार आ गए लड़ाई लड़ने के लिए, यानी प्रकृति से सामना करने के लिए अब उसके पास क्या है? हथियार है। और उन्हीं हथियारों का, यानी इस तकनीकी को अपनाकर मानव ने प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल लिया। सारे बदलाव उसने अपने अनुसार कर लिए। मानव की भौतिक सुख सुविधाओं के आधार अनुसार उसने सारे बदलाव जो है प्रकृति के, वो अपने अनुसार कर लिए। अब देखो यहाँ पर प्रकृति क्या हो गई है? चेंज। किसके अनुसार? मनुष्य के अनुसार। तो अपन क्या कहेंगे? प्रकृति का या फिर वातावरण का क्या हो गया? मानवीकरण। यानी प्रकृति का मानवीकरण हो गया, वातावरण का मानवीकरण हो गया, यानी वो मनुष्य के अनुरूप बदल गई है। इसका मतलब अब मानव जो है प्रकृति का दास नहीं है, अपने आप को प्रकृति का क्या समझने लगा? स्वामी। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति का, मानव का जब प्राकृतिकरण हुआ तो यहाँ मनुष्य प्रकृति का क्या बना हुआ था? दास। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर प्रकृति का क्या हुआ? मानवीकरण। प्रकृति पर मनुष्य क्या हो गया? हावी। और उसने अपने आप को प्रकृति का दास नहीं समझकर क्या समझना चालू कर दिया? स्वामी। तो अपन यहाँ बोलेंगे कि प्रकृति पूरी तरह से मानव के कंट्रोल में आ चुकी है इस अभिधारणा के अनुसार। अब ये दोनों अभिधारणाएं अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। ना तो प्रकृति सर्वे सर्वा है और ना ही मनुष्य सर्वे सर्वा। हम पढ़ चुके हैं दोनों के बीच का तालमेल क्या है? सर्वे सर्वा। तो इन दोनों का मध्य मार्गी विचारधारा का एक चलन हुआ जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वो मध्य मार्गी विचारधारा कौन सी थी पता है आपको? वो कौन सी है? नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद या फिर नव नियतिवाद। इस विचारधारा को लेकर कौन आए थे आपको पता है? दोनों ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर इसको एक अन्य नाम भी देते हैं, रुको और जाओ। रुको और जाओ अभिधारणा। इस अभिधारणा में प्रकृति और मानव के समन्वय पर क्या दिया गया है? कि ना प्रकृति हावी है और ना ही मानव हावी है। दोनों का सामंजस्य, दोनों का तालमेल सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके आगे अपन देखते हैं।